हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने देखा था टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज अमॉर्फस सॉलिड। और एक चीज याद रखो, अमॉर्फस सॉलिड हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे जो सिलेबस में वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमको चैप्टर बहुत डीप में पढ़ना है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम बात करते हैं on the basis of nature of particles, on the basis of nature of particles and force of attraction, F का मतलब force of attraction between them, नेचर के पार्टिकल के नेचर के बेस पर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल के बेस पर crystalline solid divided into four categories. Crystalline solid divided into four categories. First is ionic solid. Second जहाँ में हम पढ़ेंगे that is covalent solid. And covalent solid is also called as network solid. Third type of crystalline solid that is metallic solid. And fourth type of crystalline solid that is molecular solid. अब वन बाय वन इन चारों की स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे आयोनिक सॉलिड। जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, आयोनिक सॉलिड यानी कि यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, आपके आयंस होने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होने वाले हैं, आयंस। सपोज दैट NaCl है, आपके पास कोई NaCl का क्रिस्टल है। NaCl में आपके क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होने वाले हैं भाई, एक Na पॉजिटिव, दूसरा Cl नेगेटिव, और दोनों क्या है, आयंस। Na पॉजिटिव क्या है, कैटायंस, और Cl नेगेटिव क्या है, एनायंस। तो हम कह सकते हैं आयोनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं। एक आपका कैटायन होता है जिस पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा क्या होता है, एनायन होता है। और आयोनिक बॉन्ड यानी कि इन आयंस के मिड में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब हम बात करें कौन सी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आपको पता है टू टाइप यानी कि अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस के आयंस के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इनके बीच में क्या हो सकता है, देखो आयोनिक बॉन्ड, या फिर आप क्या कह सकते हैं, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है, आयोनिक बॉन्ड। आपको ये पता होगा आयंस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं है, ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन और एनायन। कभी आपने देखा है Na और बीच में सिंगल बॉन्ड यानी कि बॉन्ड लगा हुआ देखा है, ऐसा कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। आपने देखा होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो हम कह सकते हैं आयोनिक बॉन्ड नॉट अ बॉन्ड, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। अब एक चीज बताओ भाई, आयनिक बॉन्ड होते हैं बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, इनकी जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि टू अपोजिट टाइप ऑफ फोर्स एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पकड़ के रखते हैं, और एक अच्छा खासा अट्रैक्शन होता है, जिनकी वजह से ये क्या होते हैं, हार्ड होंगे। और हार्ड होंगे तो इनका बीपी और एमपी क्या होगा, इट्स हैव हाई बीपी एंड एमपी। इनका बीपी और एमपी क्या होगा, हाई होगा, फर्स्ट कंडीशन। आपको पता है ये जो आयंस होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और आयंस अगर हमारे अगर सॉलिड फॉर्म में है तो देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, देखो सपोज दैट NaCl का कोई भी आपका क्रिस्टल है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, इस तरह से कोई क्रिस्टल है आपका Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज सपोज ये क्रिस्टल है। अगर ये क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल है, अगर वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ये जो आपका सॉलिड है कब तक हीट ऑफ यानी कि वो कब तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, जब तक ये आयंस मूव करने के लिए फ्री नहीं होंगे।
अगर सॉलिड स्टेट है तो आयन एक दूसरे को अच्छी तरह से बाइंड करके रखेंगे, कोई भी यहाँ आयन मूव करने के लिए फ्री नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड फॉर्म it does not conduct electricity, but in ionic or molten form it's conduct electricity। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। हम कह सकते हैं in solid form it does not conduct electricity, but in molten यानी कि पिघली हुई फॉर्म एंड aqueous form, in aqueous state in aqueous से it conduct electricity, aqueous state या फिर molten form में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें, आयनिक जो सॉलिड है आपके, उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? आप जानते हो भाई NaCl हो सकता है आपका, सीजियम क्लोराइड। ये दो इंपोर्टेंट जो आयनिक कंपाउंड आजकल यूज होंगे हमारे इस चैप्टर में, उनको मैं बता रहा हूँ। NaCl है, सीजियम क्लोराइड है जो आजकल ये यूज होगा, यहाँ पर Na2O यूज होने वाला है, आपका कैल्शियम डाइफ्लोराइड यूज होने वाला है, आपका यहाँ ZnS यूज होने वाला है, एक्सेट्रा। कई सारे आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन ये 5 जो आपके आयनिक कंपाउंड हैं ये इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, इसलिए मैंने ये आपको 5 आयनिक कंपाउंड लिखा दिए हैं। आपको आयनिक कंपाउंड समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे, दैट इज कोवेलेंट सॉलिड। सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड दैट इज कोवेलेंट सॉलिड, हम उसको पढ़ने वाले भी। देखो कोवेलेंट सॉलिड का मतलब क्या है उसको हम समझते हैं। सेकंड अगर हम बात करेंगे कोवेलेंट सॉलिड, या हम कह सकते हैं इट इज द नेटवर्क सॉलिड। देखो जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, यहाँ पर जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, यानी कि जो आपके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे भाई, वो क्या होने वाले हैं? एटम्स होने वाले हैं, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। वो एलिमेंट सेम भी हो सकता है या डिफरेंट एलिमेंट्स के यहाँ एटम्स होंगे। एलिमेंट आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे भाई। और एक चीज याद रखो, यहाँ कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड बनेगा? नाम से ही पता पड़ रहा कोवेलेंट सॉलिड है, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। आपको पता होगा मोस्टली जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं? गैसेस और आपके लिक्विड होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम सॉलिड वाले कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें, जैसे आपका डायमंड है, ग्रेफाइट है, वो कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो बहुत बड़ा एक जायंट स्ट्रक्चर यानी कि एक जायंट आपका नेटवर्क खड़ा करते हैं, और जिनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? बहुत ही ज्यादा वास्ट होती है, जायंट स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर हम इसलिए इस टाइप यानी कोवेलेंट सॉलिड को क्या कहते हैं? नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। ऐसे नेटवर्क सॉलिड है। एग्जांपल की अगर हम बात करें, ग्रेफाइट है आपका, ग्रेफाइट में क्या होता है भाई? ग्रेफाइट का एक मॉलिक्यूल अदर 3 मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है और वो हेक्सागोनल लेयर बनाता है, और उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। सेकंड अगर हम बात करें डायमंड की, डायमंड में क्या होता है भाई? एक एटम से, एक कार्बन के एटम से अदर 4 कार्बन अटैच होते हैं टेट्राहेड्रल से, और एक तरह से बहुत एक जैंट स्ट्रक्चर बनती है, ये बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनती है। हम बात करें सिलिकॉन कार्बाइड, आपका क्या हो सकता है? कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल हो सकता है। हम बात करें क्वार्ट्ज की, क्वार्ट्ज मतलब होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गए आपके कोवेलेंट सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेटवर्क यानी कि इसमें ऐसे सॉलिड्स आएंगे जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करेंगे। जैसे आपको पता है डायमंड की बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, ग्रेफाइट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। यहाँ SiC यानी कि कार्बन की जगह आधे क्या कर दो भैया? सपोज ग्रेफाइट है आपका या डायमंड है, डायमंड में आधे कार्बन की जगह SI कर दो तो वो क्या बन जाएगी? जेंट स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसी तरह से क्वार्ट्ज में भी क्या होता है? वो एक तरह से जेंट स्ट्रक्चर बनाता है। तो दिस टाइप ऑफ यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करें, तो दिस टाइप ऑफ
क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? अगर ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल खड़ा कर रहे हैं तो इनका जो बीपी और एमपी होगा वो क्या होगा? हाई होगा भी। बीपी और एमपी क्या होगा? इसका हाई होगा। लेकिन ये जो आपका ग्रेफाइट होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इनका बीपीएमपी क्या होने वाला है? आपका हाई होने वाला है। और हम बात करें इट इज इंसुलेटर, ये क्या होते हैं? आपके इंसुलेटर होते हैं भाई, यानी डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? वो हम समझते हैं। जो ग्रेफाइट में आपने स्ट्रक्चर देखी होगी, ग्रेफाइट का एक एटम बाकी अदर 3 एटम से अटैच होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मूव करने के लिए फ्री होता है, वो आराम से मोशन करता रहता है, वो आराम से फ्री रहता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? इजीली कंडक्ट कर देता है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आई होप आपको ये कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड समझ में आ गया होगा, यानी कि ऐसे टाइप के सॉलिड जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करेंगे, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। अगर हम बात करेंगे अब थर्ड टाइप, दैट इज मेटेलिक। वो मेटेलिक सॉलिड नाम से ही पता पड़ रहा होगा, यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होने भाई? मेटल्स के एटम्स होंगे। यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होने वाले हैं? एटम्स ऑफ मेटल्स। क्या होंगे भाई? एटम्स ऑफ मेटल। मेटल के क्या होने वाले हैं? एटम्स होने वाले हैं। अब आपको पता है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है भाई? मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? मेटेलिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? मेटेलिक बॉन्ड बनता है। और कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, आपको पता है मेटल क्या होता है भाई? गुड कंडक्टर, हिडन इलेक्ट्रिसिटी, वो गुड कंडक्टर होता है हिडन इलेक्ट्रिसिटी का। इसका डक्टाइल, मेलिएबल सब आप जानते ही हो। मेटल्स के नेचर क्या क्या होते हैं? वो सब नेचर किसके होंगे? मेटेलिक सॉलिड के होंगे। तो आपको पता है इट इज द गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। और ये क्या होता है भाई? आपका हार्ड होता है। जब ये हार्ड होगा तो इनका बीपी और एमपी भी क्या होगा? हाई होगा। इसका हाई बीपी एंड एमपी। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और अगर आप 2-4 प्रॉपर्टीज और लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो। डक्टाइल नेचर, ब्रिटल यानी कि मेलिएबल नेचर, वो आप सोनोग्राफ साहब जानते हो मेटल्स के क्या क्या नेचर होते हैं, वो सब चीज आप लिख सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, कॉपर है आपका, सिल्वर है आपका, कई कुछ भी मेटल ले लो भाई, प्लेटिनम ले लो, गोल्ड ले लो, आप कुछ भी ले लो, आयरन ले लो, निकल ले लो, एक्सेट्रा जितने भी ये मेटल्स के सॉलिड होंगे दैट इज कॉल्ड मेटेलिक सॉलिड। अब हम बात करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ सॉलिड, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम बात करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ सॉलिड, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। को जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होने वाले हैं? यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। और ये देखो मॉलिक्यूल्स भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। देखो आयोनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं आपके, देखो सॉरी, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड रखते हो। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर सॉलिड डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इसको भी कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है? 3 कैटेगरीज में। ऑन द बेसिस ऑफ type of molecule, on the basis of type of molecules, molecular solid divided into 3 categories. First is non-polar molecule, non-polar molecular solid. Second is polar molecular solid, and third is
हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि ऐसे सॉलिड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा नॉन पोलर, यानी कि यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होने वाले हैं, आपके नॉन पोलर पार्टिकल्स होंगे भी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। और आप जानते हो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं भाई, कौन से होते हैं, जिनका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है। तो अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल की, जैसे मैंने बात कर ली सॉलिड CO2, यानी कि ये बहुत क्या होंगे भाई, बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड CO2 फॉर्म में, लेकिन अगर हम उन्हें सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर लें तो वो किस टाइप के सॉलिड होंगे, नॉन पोलर सॉलिड, जैसे सॉलिड CO2 है आपका। जैसे हम बात करने लगे सॉलिड CH4 है आपका, सॉलिड आपकी यानी कि नोबल गैसेस हीलियम है, लिथियम है, सॉरी हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, इस तरह की जो आपके सॉलिड्स होंगे। और हम बात कर रहे हैं सॉलिड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब किसके एग्जांपल होंगे, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो ये मोस्टली कंपाउंड्स किसमें एग्जिस्ट करते हैं भाई, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमने इन्हें कंप्रेस करके किसी न किसी तरीके से क्या कर रखा है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके रख रखा है। तो इनका BP और MP की अगर हम बात करें तो बहुत क्या होगी भी, बहुत लो BP MP होगी, वेरी लो। इनकी BP MP क्या होगी, वेरी लो BP एंड MP। बात समझ में आ रही होगी। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते भाई मॉलिक्यूल से, तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको ये देखना है इनके बीच में एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर आप कह सकते हो लंडन फोर्स। नॉन पोलर पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स होता है, लंदन फोर्स है, डिस्पर्जन फोर्स होता है। अब हम बात करें पोलर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर क्या होने वाले हैं, आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आपको पता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पोलर मॉलिक्यूल किन्हें कहते हैं भाई, जिनका क्या हो भाई, जो डाइपोल जनरेट कर सके, जिनका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट हो, और ये डाइपोल जनरेट करेंगे, इसके बेसिस पर इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या देते हैं हम, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब हम बात करें एग्जांपल्स की, तो हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं भाई। देखो पोलर आप कोई भी मॉलिक्यूल उठा के देख सकते हो, जैसे एग्जांपल सॉलिड HCl, कुछ भी ले लो आप, पोलर जितने भी कंपाउंड हो कुछ भी ले सकते हो भाई, यानी कि सॉलिड HCl। और हम बात करें पोलर में, हम बात कर सकते हैं यहाँ, तो यहाँ हम I2 कह सकते हैं भाई, H2 भी कह सकते हैं, नॉन पोलर में I2 कह सकते हैं, H2 कह सकते हैं, पोलर में हम HCl कह लो, आप कुछ भी कह लो इस तरह से आप, यानी कि आप कह लो HBr, HI, ये सब क्या है आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के कुछ एग्जांपल है। और इनके बीच में हल्का सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो ये थोड़े से नॉन पोलर मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, तो इनका भी BPMP क्या होता है, लो होता है, लेकिन एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं इट्स हैव लो BP एंड MP, बट इट्स हैव हाई, थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर देन BP एंड MP एज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और अगर हम बात करें तो ये भी डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात हो रही है, तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में क्या बनने वाला है भाई, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है। और आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और ये डिस्पर्जन फोर्स से क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो इनका जो BP और MP होगा वो लो होगा, लेकिन एज कंपेयर टू नॉन पोलर और पोलर से क्या होगा, ज्यादा होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। और इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम बात कर सकते हैं आइस की, यानी कि सॉलिड वाटर की। तो ये सब वाटर वाटर के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। 4 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम बात करेंगे सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स की बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। कुछ ऐसे टर्म्स की बात करते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से क्या होंगे भाई, रिलेटेड होंगे। फर्स्ट टर्म दैट इज सिस्टम लैटिस, या हम इसको क्रिस्टल लैटिस भी कह सकते हैं। व्हाट मीन्स ऑफ सिस्टम लैटिस या क्रिस्टल लैटिस? क्या आप सिंपल इसको लैटिस कह सकते हो? तो इसका मतलब क्या है वो हम समझते हैं। देखो, अगर आपका कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है तो हम बात कर सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, the regular arrangement of constituent particles। इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है इज कॉल्ड सिस्टम लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। देखो, जैसे 3D यानी कि 3D में आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ये जो रेगुलर अरेंजमेंट होगा दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ये देखो, ब्लैक बोर्ड क्या है आपका, 2D है, तो आपको इसके जस्ट पीछे वाले और आगे वाले पार्टिकल्स तो नहीं दिखेंगे, तो आपको हल्का सा इमेजिन करना है इसके पार्टिकल जस्ट आगे भी होने वाले हैं, जस्ट पीछे भी होने वाले हैं। तो ये क्या होगा, इस तरह से आपका एक सिस्टम लैटिस होगा या क्रिस्टल लैटिस होगा। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी एक्चुअल में लैटिस का क्या मतलब होता है। यानी कि 3D स्पेस में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसको क्या कहते हैं बेटा, हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और ईच एंड एवरी पार्टिकल्स या ईच एंड एवरी पॉइंट दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं भाई, हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। और दिस लैटिस पॉइंट में बी एटम्स, ये कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस यानी कि कुछ भी हो सकते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अगर सपोज दैट हम बात करें, ये अगर मेरा NaCl का मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है, इसको क्या मान लेता हूं मैं, Na पॉजिटिव का आयंस मान लेता हूं। तो एक चीज याद रखो, ये जो आपका NaCl क्रिस्टल होता है उसका एवरी Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाई 6 Cl नेगेटिव एंड एवरी Cl नेगेटिव इज सराउंडेड बाई 6 Na पॉजिटिव। तो अगर मैं इस Na पॉजिटिव की बात करूं तो ये क्या होगा भाई, 6 Cl नेगेटिव से सराउंडेड होगा। ये क्या होने वाला है, Cl नेगेटिव। ये क्या होगा, Cl नेगेटिव। तो देखो 4 Cl नेगेटिव तो ये हो गए भाई आपके। एक Cl क्या होगा, जस्ट आपकी तरफ होगा, एक Cl नेगेटिव क्या होगा, जस्ट पीछे। जो आपको यहाँ पर 3D में हल्का सा इमेजिन करना पड़ेगा, इसके ऊपर ये पूरी लेयर है, इसके जस्ट पीछे भी लेयर है। ये क्या है, इस तरह से देखो, ये लेयर है, इसके जस्ट ऊपर लेयर है, इसके जस्ट ऊपर, इस तरह से आप समझ सकते हो। इस तरह से कई सारी बॉल्स हैं और इसके जस्ट ऊपर बॉल्स लगी हुई है। इस तरह से अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जस्ट लेफ्ट यानी कि जस्ट आगे और पीछे भी क्या होंगे, Cl नेगेटिव होने वाला है। तो ईच Na positive is surrounded by 6 Cl negative and each Cl negative surrounded by 6 Na positive। देखो ये Cl negative जो है वो क्या है भाई, आपको याद रखना है। ये देखो
6Cl नेगेटिव सराउंडेड है। देखो 1 2 3 4, तो दो एक पीछे आगे एक पीछे, पहले पॉजिटिव दैट इज इस तरह से ये क्या होता है आपका क्रिस्टल लैटिस होता है। ये चीज आपको बिल्कुल यहाँ तक आई होप समझ में आ गई होगी। एक्चुअल में सिस्टम या क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में हम डीप में स्टडी करने वाले हैं। ये जो आपके आयंस होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी एक्चुअल में स्ट्रक्चर होती क्या होती है, एक्चुअल में इनकी जो 3D में विजुलाइज करेंगे तो हम इनके स्ट्रक्चर को किस तरह से शेप में अरेंज करने वाले हैं, सब हम उस चैप्टर से बात करेंगे। तो आपको लैटिस पॉइंट, लैटिस का मतलब समझ में आ गया होगा। व्हाट मीन्स ऑफ लैटिस इज द 3D अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें ये जो हमारा घर है, तो घर को क्या मान लेते हैं, हमें लैटिस मान लेते हैं। देखो अगर एक चीज बताओ भाई, घर एक्चुअल में मिलकर किससे बना होता है। अगर हम बात करें, आपको बताना है एक्चुअल में ये जो हमारे होम है, होम किससे बना होता है आपका, होम का आपका वो आप उसको आप देखो, होम में आपको ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट बतानी है जिसको आप बार बार रिपीट करो और पूरी तरह से रिपीट करने के बाद आपका होम पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए। तो उस यूनिट को आप क्या कहते हैं, हम यूनिट सेल कहते हैं। ये देखो एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका देखो बार बार यूज होता है, जो बार बार रिपीट होती है, और एक उसको अगर हम बार बार सभी डायरेक्शन में रिपीट कर रहे हैं तो दोबारा से हमारा पूरा ये जो सिस्टम है वो बन के तैयार हो जाता है। दीज स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल। जैसे अगर हम बात करें, ये जो हमारा होम है वो बना किसका होता है भाई, इसकी यूनिट स्केल क्या होगी, ईंट होगी भाई। अगर ईंट देखो आप ईंटों को जोड़ते हुए चले जाओगे तो हमारा घर बन जाएगा। तो ईंट क्या होगी आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ होम, स्मॉलेस्ट जिसका यूज हम बार बार कर रहे हैं, और ईंटों से क्या बना सकते हैं, पूरा हम घर बना सकते हैं। तो ये जो ईंट हो गई, ये क्या हो गई आपकी यूनिट सेल ऑफ होम। देखो अगर आपको बाजार जाना है, सपोज आप बाजार में मिठाई ले लें, तो आपको लानी छोटी वाली जो बर्फी होती है वो लानी है भाई, आपको 1 किलो छोटी वाली बर्फी लानी है, और आपको उसको टेस्ट दे करना है एक्चुअल में इस बर्फी का टेस्ट क्या है भाई। तो आप जो अगर बर्फी बाजार में लेने गए और आपको बर्फी को टेस्ट करना है, क्या आप सभी बर्फी को टेस्ट करके लोगे क्या भाई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, मिठाई वाले से क्या करोगे, एक ही बर्फी लोगे और उसको टेस्ट करोगे। तो जिस बर्फी को आपने टेस्ट किया है वो क्या हो गई, उस मिठाई की यूनिट सेल हो गई। सपोज दैट आप दुकानदार हो, सपोज दैट, और आपकी पेन की दुकान है, तो अगर आपको पेन लेने आने बाजार से, अगर आप 50 से 100 पेन तो लेके आओगे। अगर आप 50 से 100 पेन लेने गए तो आप एक पेन को तो यूज करके देखोगे, चला के देखोगे, बाकी सभी पेनों को तो चला के देखना यानी कि उनको देखना पॉसिबल नहीं है। तो जो आपने पेन यूज किया, जिसको आपने देखा अच्छी तरह, जिसको आपने चलाया है अपने पेन पेपर पर, तो वह क्या हो गई, उस पेन्स की सभी की यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब समझ में आ गया होगा, वह स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका यूज बार बार होता है, और उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम सभी डायरेक्शन में रिपीट कर दें तो हमारा दोबारा से ये क्या बन जाएगा, लैटिस सिस्टम बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। जैसे आपका ये जो आपका घर का यूनिट सेल क्या होगा, ब्रिक होगी यानी कि ईंट होगी। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब समझ में आ गया होगा, तो वो स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट जिसको हम ऑल डायरेक्शन में बार बार यूज करें तो हमारा दोबारा से पूरा एंटायर लैटिस बन जाता है। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। सेकंड हम बात करें यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब होता है आपका स्मॉलेस्ट repeated unit on which repetition again and again, यानी कि स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट जिसको हम बार बार रिपीट करें इन ऑल डायरेक्शन, जिनको अगर हम सभी डायरेक्शन में क्या करें, रिपीट करें, विच जनरेट एंटायर लैटिस। वो दोबारा से आपको क्या बना के दे देगी, आपको क्या मिल जाएगा, पूरा लैटिस मिल जाएगा। ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, यूनिट सेल। सपोज दैट आपको किसी भी क्रिस्टल की स्टडी करनी है। अब तो आप देखो क्रिस्टल है, अगर आप क्रिस्टल में अलग अलग आयंस की तो स्टडी नहीं कर पाओगे भाई, आपको क्या जरूरत पड़ेगी, क्या क्रिस्टल में आप सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की स्टडी कर पाओगे, क्या सभी चीजों की स्टडी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर स्टडी करनी है, सपोज NaCl क्रिस्टल की स्टडी करनी है, तो आप क्या लोगे,